हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्शंस को। सबसे पहले हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव को लेके जो प्रावधान या प्रोविजंस हैं उनको देखा। फिर हमने देखा कि भारत की संसद ने चुनाव से संबंधित जो कानून बनाए हैं उसमें 3 मुख्य कानूनों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 51 और डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि सीमांकन अधिनियम 2002 के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित सुधार यानी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या हुए हैं संविधान लागू होने से आज की तारीख तक। जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट इलेक्शन रिफॉर्म हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ कमेटी बनी है देश की आज़ादी के बाद जो इम्पोर्टेंट है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। सबसे पहली इसमें है तारकुंडे कमेटी। इसका गठन 1974 में हुआ था जयप्रकाश या जेपी आंदोलन के समय में। ये आंदोलन 74 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के समय में। उसके बाद दूसरी कमेटी इसके अंदर है हमारी दिनेश गोस्वामी कमेटी जो 1990 में बनी थी वीपी सिंह की सरकार के समय। इसके अलावा एक कमेटी वोहरा कमेटी है जो 1993 में बनी थी। वोहरा कमेटी को ये जांच करने का आदेश दिया गया था कि आप जो राजनीति के अंदर जो अपराधीकरण बढ़ रहा है यानी कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग चुनाव जीत के राजनीति में आ रहे हैं इसके बारे में इसको रोकने के लिए सिफारिशें देनी थी। तीसरा लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग 1999। फिर वेकंट चलैया कमेटी 2000 में बनी, और सबसे अंत में जो है सेकंड एआरसी 2007। एआरसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी या प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 में बना। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। तो ये कमेटी है। इलेक्शन रिफॉर्म बहुत ज़्यादा देश में हुए हैं तो हम लोग 4 भाग में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले वो सुधार जो 1996 से पहले हो गए, फिर 1996 के सुधार, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1996 के बाद के सुधार, और फिर 2010 के बाद जो लेटेस्ट अब तक हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 96 के पहले जो सुधार हुए। उसमें साल 1988 में एक प्रमुख सुधार हुआ जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम सरकार लेके आई राजीव गांधी सरकार के समय। इस अधिनियम के तहत वोट डालने के लिए जो उम्र है यानी कि एक वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जो उम्र है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई। सिंपल शब्दों में अब कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 साल की आयु पार कर चुका है वो वोटर बनने के लिए योग्य या एलिजिबल या क्वालिफाई है। दूसरा सुधार 1988 में हुआ प्रतिनियुक्ति। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये सुधार ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो अब प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पे माने जाएंगे कि ये कर्मचारी या अधिकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑन डेपुटेशन काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। हमको पता है कि आर्टिकल 324 के तहत बना हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें 3 पद है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर यानी कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। 3 लोगों की ये बॉडी है, लेकिन 3 लोग पूरे देश का और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव नहीं करवा सकते, तो इन्हें ज़रूरत पड़ती है कर्मचारियों की। रेगुलर बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने कर्मचारी या इतने एम्प्लॉय अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में हर रोज़ या हर महीने चुनाव नहीं होते हैं। हर स्टेट में 5 साल के बाद और देश की संसद के लिए 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। तो इतने कर्मचारियों को अगर रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी तो उनकी सैलरी और जो अदर खर्च है वो प्रशासन में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन के समय में बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की या एम्प्लॉयज़ की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से डिमांड करता है कि मुझे इतने एम्प्लॉय या इतने अधिकारी चाहिए काम करने के लिए। तो अब जो ये 1988 में ये प्रोविज़न लाया गया कि जो भी कर्मचारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाएंगे काम करने के लिए उन्हें डेपुटेशन पे माना जाएगा। डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति। तो ये डेपुटेशन क्यों यूज़ किया गया? डेपुटेशन इसलिए किया गया कि जो डेपुटेशन पे कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का पूरा कंट्रोल रहेगा। वो इसके सुपरिटेंडेंस में, इसके कंट्रोल में काम करेंगे, और अगर वो कुछ गलती करते हैं
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इससे पहले जो कर्मचारी थे वो डेपुटेशन पे नहीं माने जाते थे, और अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाती है या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात नहीं मानते थे तो ईसीआई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कदम नहीं उठा सकता था। तो अब जो डेपुटेशन पे आने के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ताकत दी गई ताकि वो उन कर्मचारियों के ऊपर बेहतर कंट्रोल या नियंत्रण रख सके। तीसरा सुधार फिर से हुआ 1988 में, यह है प्रस्तावकों की वृद्धि। देश की संसद का ऊपरी सदन है राज्यसभा और राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद में कि जिस सीट से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसमें जो टोटल वोटर्स के 10% या 10 जो भी कम हो उतने प्रस्तावक जरूरी हो जाते हैं, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे टोटल वोटर्स के 10% या 10 जो भी कम हैं उतने प्रस्तावक चाहिएंगे। ऐसा इसलिए ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो चुनाव ना लड़ सके और इलेक्शन कमीशन पर बोझ ना पड़े। फिर 1988 अगले साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम के प्रयोग की व्यवस्था की, यानी कि फैसिलिटेशन ऑफ ईवीएम को ये प्रोविज़न लाया गया कि ईवीएम के प्रयोग की व्यवस्था की जाएगी। ये 1989 में व्यवस्था दी गई। हालांकि ईवीएम का प्रयोग जो है वो बहुत बाद में शुरू हुआ। ऑल इंडिया लेवल पे 2004 के जो चुनाव हुए थे वो पूरे ईवीएम से कंडक्टेड थे, लेकिन व्यवस्था इसकी 1989 में दे दी गई। ये एचपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एक पॉइंट बन सकता है। 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और मजबूती प्रदान की गई, क्योंकि इससे पहले जब इतनी टीवी या सोशल मीडिया नहीं थी, लोगों तक जो है समाचार पत्रों की पहुंच नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो देश के इलेक्शन में यानी कि 1970 के बाद से 1990 के दशक तक बूथ कैप्चरिंग यानी कि जो मतदान केंद्र है उन पे कब्जा कर लेते थे कुछ शक्तिशाली लोग या एक पॉलिटिकल पार्टी के जो शक्तिशाली हैं, दूसरे लोगों को वोट डालने नहीं देते थे, या फिर जो मतपेटियां हैं जहाँ पे जो बैलेट पेपर जमा होते थे उनको लूट लिया जाता था, या हिंसा होती थी, दंगे या मारकाट। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई कि बूथ कैप्चरिंग या बूथ कब्जा होने पे या हिंसा जैसी गतिविधि में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस चुनावी हल्के का, उस क्षेत्र का चुनाव रद्द कर सकता है। तो उसके बाद से नए फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद 1993, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। 1993 में सबसे पहले ईपीआईसी इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए, यानी कि फ़ोटो वाले पहचान पत्र। जो वोटर आईडी कार्ड हम लोग आज देखते हैं जिसपे फ़ोटो छपा होता है, वो 93 से शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ ताकि जो बोगस वोटर्स हैं यानी कि जो फर्जी मतदाता हैं उनको एलिमिनेट कर सके या कोई फर्जी वोट ना भुगता सके। अब बात करते हैं 1996 के सुधार की। जैसा हमने पढ़ा था दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये वीपी सिंह की सरकार में 1990 में कानून मंत्री थे। तो वीपी सिंह सरकार ने जो 1970 से 90 के बीच में जो चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधलियाँ या गड़बड़ी थी उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसको अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। हालांकि ये रिकमेंडेशन वीपी सिंह की सरकार नहीं लागू कर सकी। तो 1996 में कुछ रिकमेंडेशन जो है इसकी लागू की गई, सभी तो नहीं इम्प्लीमेंट की गई। तो उन रिकमेंडेशन में इम्पोर्टेंट को हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 1996 में जो सुधार हुए उसने जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, इनको समझना, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आएंगे। सबसे पहली कैटेगरी वो बनी जिसके अंदर वो कैंडिडेट थे जो उन पॉलिटिकल पार्टीज से हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको मान्यता दी है राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल की। पहली कैटेगरी ये हुई। दूसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट की थी जो उन पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको मान्यता नहीं दी है राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में, क्योंकि वो ऐसी जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं करते। तीसरी कैटेगरी बचती है आपकी इंडिपेंडेंट की, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जो किसी भी पार्टी से नहीं आते। तो सबसे पहला सुधार तो ये हुआ। दूसरा सुधार ये हुआ कि एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यानी कि इनएलिजिबिलिटी अयोग्यता का मापदंड लेके आया,
जो ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपराध निरोधक अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनर टू नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय गौरव अपराध अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसके लिए जो प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट है वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने भारत के राष्ट्रीय झंडे नेशनल फ्लैग का डिसऑनर या अनादर किया हो, कोई भी व्यक्ति जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अनादर किया है, या कोई व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने से रोका है, यानी कि जो 3 ग्राउंड है इनके आधार पर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया इस एक्ट में तो वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरा सुधार इसमें हुआ कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उस क्षेत्र में इलेक्शन खत्म होने के 48 घंटे पहले तक कोई भी व्यक्ति जो है उस क्षेत्र में शराब नहीं बेच सकता, ये एक अपराध माना गया। तीसरा, प्रस्तावकों की वृद्धि 96 में जो है, 88 में हमने राज्यसभा और विधान परिषद को देखा था, 96 में लोकसभा और विधानसभा में जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रस्तावकों की संख्या निश्चित की गई कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि कोई व्यक्ति जो कैंडिडेट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है जिसको मान्यता प्राप्त है, उसे 1 प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ी और अन्य जो मेंबर है उनको 10 प्रस्तावकों की ज़रूरत पड़ी। कम से कम अगर 10 प्रस्तावक प्रपोजर उसके पास होंगे तभी वो इलेक्शन लड़ सकेगा। फिर एक अन्य सुधार हुआ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर इलेक्शन के समय में कोई भी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में इलेक्शन रद्द नहीं होगा। 96 से पहले ये था, अगर कोई भी आदमी चुनाव लड़ रहा है और लड़ते समय किसी कैंडिडेट की मृत्यु होगी तो वहाँ पे चुनाव रद्द हो जाता था। 96 में ये प्रावधान जो है वो बंद कर दिया गया। लेकिन जो कैंडिडेट किसी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से है, यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी है और मान्यता प्राप्त दल है, उस मान्यता प्राप्त दल को 7 दिन का टाइम मिलेगा। उस समय के अंदर वो अपना नया कैंडिडेट उसमें उतार सकते हैं। तीसरा, उपचुनाव के लिए 6 महीने। इन सुधारों में ये व्यवस्था की गई कि अगर उपचुनाव या बाई इलेक्शन करवाने हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। उपचुनाव का अर्थ ये होता है कि 5 साल से पहले जो चुनाव हो, लोकसभा या विधानसभा भंग नहीं हुई है और किसी भी कारण से इलेक्शन करवाने पड़ गए हैं तो वो इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 बातों में छूट दी गई। यदि जो शेष समय बचा है, विधानसभा या लोकसभा का शेष टाइम 1 साल से कम है, तो 6 महीने में करवाना ज़रूरी नहीं है। या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार से परामर्श करके ये सलाह करता है, ये निर्णय लेता है कि समय अनुकूल नहीं है, जैसे कोविड के समय में इलेक्शन नहीं हो सकता था, या बाहरी देश के साथ युद्ध है पाकिस्तान या चाइना के साथ, तो उस समय में इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को छूट है। लेकिन अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाई इलेक्शन या उपचुनाव है वो 6 महीने में करवाएगा ही करवाएगा। तीसरा, ये व्यवस्था दी गई कि जिस दिन वोट डाले जाएंगे, यानी कि मतदान के दिन, जो भी कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, उसको छुट्टी मिलेगी और उस छुट्टी के लिए उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, यानी उसको वैतनिक अवकाश, पेड लीव मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा काम में व्यक्ति जा रहा है जहाँ उसकी अनुपस्थिति से भारी नुकसान हो सकता है तो उनको छूट है, अदरवाइज पेड लीव का प्रावधान। उसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कि 1996 में ही ये प्रोविज़न लेके आया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कि मैक्सिमम 2 सीट से वो कंटेस्ट कर सकता है। ये 96 का सुधार है। उसके बाद चुनाव प्रचार की अवधि, यानी कि जो कैंपेनिंग पीरियड है उसको 3 वीक से घटा के 2 वीक में किया गया। ये भी दिनेश गोस्वामी जो कमेटी की रिकमेंडेशन से लिया गया है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए मिनिमम समय कैंडिडेट को 3 हफ्ता मिलता था, अब इसको घटा के 2 सप्ताह कर दिया है। फिर उसके बाद एक सुधार ये भी है कि मतदान केंद्र पे वोटिंग के दिन अगर कोई व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पे हथियार लेके जाता है तो वो एक संज्ञेय यानी कि कंपाउंडेबल अपराध होगा, कोग्निजिबल ऑफेंस होगा, और जिसके लिए सजा का प्रावधान था। उसके बाद 1996 के बाद सुधार, तीसरी कैटेगरी 96 के बाद क्या सुधार हुए। सबसे पहला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सुधार किया गया।
प्रपोजर और सक्सेसर यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक जरूरी है। यानी कि 50 लोग राष्ट्रपति के, कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, तो उसके लिए कम से कम 50 प्रपोजर यानी कि 50 वोट डालने वाले, जिनके जो वोट डाल सकते हैं, वो उस कैंडिडेट के नाम का एक प्रस्ताव पारित करेंगे, 50 प्रस्तावक। और उसके बाद 50 ही अदर लोग जो वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो इसके समर्थक यानी कि सक्सेसर चाहिए। कुल 100 लोगों का समर्थन चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 सक्सेसर होने जरूरी है, ताकि वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सके। जमानत राशि दोनों के लिए 15,000 रुपये रखी गई, जो आरबीआई के पास जमा करवानी होती है। दूसरा, चुनाव में इलेक्शन के टाइम में ड्यूटी के लिए या इलेक्शन के कार्य को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जब कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वो कर्मचारियों को बुला सकते हैं। ये शक्ति उनको दी गई 1998 में। इससे पहले वो रिक्वेस्ट करते थे रिस्पेक्टेड स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई 1999 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ इम्पोर्टेंट आगे वाला यानी कि प्रॉक्सी वोट भी है। डाक मतपत्र ये है कि कोई व्यक्ति जो फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं और है, तो वो अपना वोट एक लेटर के द्वारा यानी कि एक जो फॉर्म भर के भेज सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको देगा, वो उस फॉर्म को भर के पोस्ट के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा भेज सकता है। उसको डाक मतपत्र बोलते हैं, जो डाक के द्वारा वोट डाला जाए। तो डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई। और पोस्टल बैलेट के लिए किन किन व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने का अधिकार होगा, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और ऐसे में वो भारत सरकार से सलाह करके डिसाइड करता है कि कौन कौन से लोग पोस्टल बैलेट से वोट डालेंगे। तीसरा है, इसमें लास्ट है प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी वोट, प्रॉक्सी का अर्थ होता है यानी कि कोई प्रॉक्सी या अपना डुप्लीकेट निर्धारित करना, यानी कि कोई व्यक्ति जो आप वोट ना डाले उसकी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति जाके वोट डालेगा, उसको प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। तो प्रॉक्सी वोट उन क्षेत्रों के लिए लागू किया गया जहाँ पे सेना अधिनियम यानी कि आर्मी एक्ट लागू है, या सेना में काम करने वाले जो भी अधिकारी हैं वो वोट के समय अपने घर नहीं आ सकते, और हो सकता है कि उनके द्वारा जो पोस्टल बैलेट से जो भेजा जाए वो भी ज़्यादा दूर हो, या पोस्टल बैलेट की सुविधा कुछ क्षेत्रों में नहीं है। तो ऐसे में सेना के अधिकारी या सेना में काम करने वाले कर्मचारी, और जहाँ पे सेना क्षेत्र अधिनियम लागू है, वो लोग अपना प्रॉक्सी यानी कि अपना एक डुप्लीकेट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि मेरी जगह ये आदमी वोट करेगा, और वो आदमी जाके वोट डालता है। इसको प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। तो ये 2003 में शुरू किया गया। 2003 में इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रावधान जोड़ा गया कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें अपने आपराधिक इतिहास यानी कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट, कितने उनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं, कितने में वो सजा याफ्ता है या क्या FIR है, वो जानकारी, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, चल अचल संपत्ति, कितनी देनदारी या कितना कर्ज उनके पास है, और कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी है, ये सब उसको जारी करनी होगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इन कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक करता है जनता के सामने, ताकि जनता वोट डालने से पहले ये बात जान ले कि जिसको वो लोग वोट दे रहे हैं उसका आपराधिक इतिहास, संपत्ति या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, ताकि जनता वोट डालने से पहले बेहतर निर्णय कर सके और बेहतर कैंडिडेट का चुनाव कर सके। और जो भी उम्मीदवार गलत जानकारी देता है तो उसे एक इलेक्शन ऑफेंस माना जाएगा, जिसके तहत अगर दोषी पाने जाने पर वो अयोग्य यानी कि इनएलिजिबल भी घोषित किया जा सकता है मंत्री पद से या विधायक सांसद पद से, और उसके जेल भी हो सकती है 6 महीनों की। अगला सुधार जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 2003 में हुआ, ये राज्यसभा से जुड़ा हुआ था। ये इसके लिए 91st अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003 इसमें लागू होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 प्रोविज़न किए गए कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए डोमिसाइल की व्यवस्था खत्म कर दी गई। इसको समझते हैं कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत की किसी भी राज्यसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकता है। 2003 से पहले ये प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए उसे हरियाणा का डोमिसाइल यानी कि निवासी होना जरूरी है। अगर वो हरियाणा का निवासी नहीं होगा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। 2003 में प्रोविज़न खत्म किया गया। उसके बाद से व्यवस्था ये है कि इंडिया का कोई भी नागरिक, मतलब
जो चुनाव लड़ना चाहे राज्यसभा का, वो देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसी का लाभ उठाते हुए, यानी कि इसी के तहत जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं, उन्होंने असम से राज्यसभा का चुनाव लड़ा, जो 2003 के बदलाव के बाद संभव हुआ। और दूसरा जो है, 2003 में जो राज्यसभा में गुप्त मतदान था, उसको समाप्त करके अब खुला मतदान शुरू किया गया। गुप्त मतदान ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी पर्ची डालता है बैलेट बॉक्स में, तो वो पर्ची बंद होती है और किसी व्यक्ति को पता नहीं होता, उस व्यक्ति को खुद के अलावा, कि उसने किसको वोट किया है। लेकिन 2003 में प्रोविज़न बंद कर दिया गया। अब जो कोई भी व्यक्ति जो है, अगर राज्यसभा के लिए वोट डाल रहा है, तो उसके लिए वो अपनी पार्टी के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं उन अधिकारियों को दिखाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो है पैसे लेके जो विधायक और सांसद जो है वो वोट डाल देते थे दूसरी पार्टी के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए और पार्टी डिसिप्लिन के लिए ओपन सिस्टम लाया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा के लिए वोट कर रहा है, उसे अपनी पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति को दिखाना होगा कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ, ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो। उसके बाद जो आगे प्रोविज़न हुआ, ईवीएम में ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई, ताकि जो अंधे लोग हैं वो वोट डाल सके और जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है वो ज़्यादा इंक्लूसिव हो। उसके बाद ऑनलाइन नॉमिनेशन शुरुआत की गई, यानी कि 2013 में प्रोविज़न लाया गया कि जो वोटर्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा लेने की छूट दी गई, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सिंगल व्यक्ति, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन और सरकारी कंपनी को छोड़ के, सरकारी कंपनी और इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति को छोड़ के किसी से भी चंदा ले सकते हैं। और इस चंदे के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ को और देने वाले दोनों को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। लेकिन जो भी चंदा 20,000 से ज़्यादा है उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी। साथ ही साथ जैसे जैसे टीवी और सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ा या इसकी रीच बढ़ी, तो ये प्रोविज़न भी लाया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी मान्यता प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, इनको सरकारी टीवी, अखबार और जो आपका रेडियो स्टेशन है, इस पे प्रचार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम दिया जाएगा, ताकि ये भी अपना प्रचार कर सकें। उसके बाद 2009 में एग्जिट पोल पे प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि इलेक्शन शुरू होने से लेके इलेक्शन ख़त्म होने के आधे घंटे बाद तक कोई भी जो न्यूज़ चैनल वाला है, कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल नहीं जारी कर सकता, क्योंकि एग्जिट पोल जारी होने से इस बात की आशंका थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 2009 में जमानत राशि की बढ़ोतरी की गई, जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन है उसके लिए। फिर 2009 में ये प्रोविज़न लाया गया कि दल बदलू कानून के तहत या जो डिस्क्वालिफिकेशन के एमपी और एमएलए को अयोग्य घोषित करने की जो समय सीमा है वो 3 महीने घोषित की गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज करना चाहता है वो 3 महीने के अंदर अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। फिर ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि वो व्यक्ति जो आपकी वोटर लिस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन करता है, जनरली एसडीएम या तहसीलदार होते हैं, उनके खिलाफ जिला अधिकारी यानी कि डीएम के खिलाफ डीएम के पास शिकायत की जा सकती है। 2010 में विदेशी भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिला प्रॉक्सी वोट के जरिए, यानी कि कोई भी जो भारत से बाहर है, एनआरआई नॉट रिटर्निंग इंडिया, वो प्रॉक्सी के जरिए वोट डाल सकते हैं। उसके बाद 2013 में नोटा आया, यानी कि नन ऑफ द अबोव। 2015 में वीवीपैट की शुरुआत की गई। नोटा का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहता तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। 2013 में वीवीपैट की शुरुआत हुई। वीवीपैट है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि जब हम वोट डालते हैं तो उसके अंदर स्क्रीन है, उस पर एक स्लिप निकलती है जो हमको 3 या 5 सेकंड के लिए दिखाई जाती है, जिसमें जो वोट हमने डाला है वही स्लिप सामने निकलेगी, ये वेरीफाई करने के लिए है। उसके बाद वो स्लिप है एक बॉक्स में चली जाती है, ताकि वोट डालने वाला इस बात के लिए श्योर हो सके कि जिसके उसने वोट डाला है उसी को वोट गया है। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अपनी जजमेंट में निर्णय दिया कि जेल में या हिरासत में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है या डिटेंशन हिरासत में है तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, उसके चुनाव लड़ने पे कोई रोक नहीं है। लेकिन ये बात हमको जान लेनी चाहिए, जेल में और हिरासत में बंद व्यक्ति वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है। 2013 में
कन्विक्टेड एमपी और एमएलए, यानी कि कोई भी एमपी और एमएलए अगर वो किसी कानून के तहत दोषी माना गया, चाहे वो दल बदलू हो या कोर्ट ने उसको दोषी माना है, तो उसकी अयोग्यता इमीडिएट इफेक्ट में रहेगी। यानी कि अगर वो अपील करता है, पहले ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति को दोषी करार दिया और दोषी करार होने के बाद में वो तुरंत जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता था। उसकी अपील के बाद ऐसा माना जाता था कि वो दोषी नहीं है जब तक अपील डिसाइड ना हो। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति अगर दोषी ठहराया गया है तो जब तक उसकी अपील की सुनवाई हो के उस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक वो व्यक्ति दोषी ही माना जाएगा। और जो 3 महीने की अपील का प्रावधान है उसको भी कोर्ट ने मान्य नहीं दिया, क्योंकि ये एक्सेस टू जस्टिस के खिलाफ है। तो ये हमारा इलेक्शन रिफॉर्म थे, चुनाव से सुधार, जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं। उम्मीद है इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे। थैंक यू।